हाँ जी। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर जो कराया था 10 मिनट में मैं उसका बैकअप दे रहा हूँ और फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्चुअली फैमिली मैरिज थी, बहुत दिनों का गैप आ गया। एक बार मैं रिकैप करा रहा हूँ। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन उठे, हाथ के हाथ पूछना। तो मैंने आप लोगों से कहा था लास्ट क्लास के अंदर, जो भी जब भी हुई थी, कि हम लोग जो भी हमारी मंथली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, उन मंथली ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करते हैं। उसके बाद उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये प्रोसेस हम तब तक चलाते हैं जब तक एक साल पूरा नहीं हो जाता। अगर ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है तो दिस प्रोसेस इज टू बी रिपीटेड अगेन फॉर नेक्स्ट मंथ। और इफ दिस प्रोसेस इज कंप्लीट, यानी कि ईयर इज कंप्लीट, मतलब पूरे 12 महीनों तक हमने ये काम कर लिया है, फिर बनते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज वेल एज बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये जो हम लोगों की बनती है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये मतलब वंस इन अ ईयर बनती है, वंस इन अ ईयर। और ये बनाने का पर्पस होता है कि हमें गवर्नमेंट के साथ एक सेटलमेंट करनी है टैक्स की। तो उसके लिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट निकलता है, और बाद में हम इस नेट प्रॉफिट को यहां कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं। और इस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट के साथ टैक्स सेटलमेंट होती रहेगी, लेकिन प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीखा था कि अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो वो हमारी कैपिटल को बढ़ा देता है, कोई लॉस होता है तो कैपिटल को घटा देता है। तो ये हमारा प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और हमारे वेरियस असेट्स और वेरियस लाइबिलिटीज यहाँ पे आ जाएंगी, और इधर रह जाएगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। यानी कि हमारा जो फाइनल ट्रायल बैलेंस होता है ना, जो हमारा फाइनल ट्रायल बैलेंस होता है, यानी कि लास्ट ट्रायल बैलेंस, लास्ट ट्रायल बैलेंस को आप बेसिकली कह सकते हो 12वां ट्रायल बैलेंस। यानी कि जो साल के आखिरी महीने का ट्रायल बैलेंस होता है, उसमें पूरे ईयर की समरी होती है हमारे पास, पूरे ईयर की समरी होती है हमारे पास। हरीश, यस सर। इसके अंदर स्क्रीन स्प्लिट वाला क्या ऑप्शन था, मतलब कैसे करना था? मतलब स्प्लिट स्क्रीन वाला ऑप्शन पूछ रहा हूं मैं। सर वो जो मैक्सिमाइज वाली विंडो होती है उस पर क्लिक करके रखोगे ना, मतलब अपना कर्सर लेके जाके रखोगे तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा कि कैसे करनी है। मैक्सिमाइज वाली कौन सी? सर जहाँ से हम फुल स्क्रीन करते हैं, मतलब जो क्रॉस ये के साइड में होती है, ये वाली? वहाँ पे। सर मेरे को दिख नहीं रहा, वो ब्लैक स्क्रीन होती है हमारे लिए शेयर स्क्रीन पे। वहाँ पे डिफरेंट ओरिएंटेशन आ रखी होंगी कि ज़्यादा कम विंडोज के लिए। अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ।
सर मैंने आपको व्हाट्सएप की है, वैसी आती है। नहीं वो मैंने कर लिया, लेकिन मैं ना यहाँ जूम के अंदर आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिख रही? दिख रही है सर। मतलब स्प्लिट स्क्रीन दिख रही है? ये सर राइट साइड फाइल एक्सप्लोरर और लेफ्ट साइड पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, जूम या फिर एडोब के। ओके ओके, एक मिनट। सर अब विजिबल नहीं है अगर आपने जूम चूज किया तो। सर राइट साइड वाला फाइल एक्सप्लोरर है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जूम हमें विजिबल नहीं होता। देखता हूँ एक मिनट। यार छोड़ो यार, मैं पंगा नहीं ले रहा, बाद में देखेंगे। अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? सर एडोब। मतलब पूरी स्क्रीन पे वही है? यस सर, बस राइट साइड में एक स्क्रीन का मतलब पैच है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। यस सर, ठीक है ठीक। है? सर यहाँ जहाँ आपने अभी अपना माउस कर रखा है ना, ये हाँ अब साइड पे होगा। मतलब कहने का मतलब है स्प्लिट वाली ऑप्शन से पहले। सर पहले भी दिख रहा था ये तो। अब वाला जैसा आप पार्टिसिपेंट विंडो, चैट बॉक्स वगैरह खोलते हो तो वो हमारे को ब्लैक स्क्रीन दिखती है वहाँ वहाँ पे। आपने मेरे को स्क्रीन वो भेजा है इसका स्क्रीनशॉट? सर इसका नहीं भेजा, इसका भी भेजता हूँ। देखो एक मिनट, भेजना कैसा दिख रहा है अभी आपको? ठीक है। नहीं सर ये वाला है। अब अभी है। हाँ भाई। ठीक है। आपके मीटिंग कंट्रोल्स एंड आपका शायद कैमरा ऑन कर रखा है आपने वहाँ राइट साइड पे, तो वो हमको ऐसा दिखता है ब्लैक स्क्रीन। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। चलो बाद में देखेंगे, मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था। अब ये दिख रहा है ना जो मैंने लिखा था अभी, समझाया था? यस सर। ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर जो है ना, कुछ तो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, कुछ होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, कुछ होते हैं रियल अकाउंट्स। मतलब ये सारे मिक्सअप होते हैं यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस के अंदर ना ये सब मिक्स होते हैं। ठीक है। तो इन सब में से ना नॉमिनल अकाउंट्स तो हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग और पी&एल में, और पर्सनल और रियल अकाउंट्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, कुछ असेट्स में कुछ लायबिलिटीज में। उनका रीजन ये होता है कि हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट्स को तो ईयर एंड के अंदर एक तरह से नील करना होता है, नील करना होता है। यानी कि गवर्नमेंट के साथ एक सेटलमेंट हो जाएगी कि भाई इतने मेरे खर्चे हुए, इतनी मेरी इनकम हुई,
माइनस प्लस करके ये मेरा नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट के बाद मेरे से टैक्स ले लो, बात खत्म, अगला साल शुरू। अगले साल फिर से सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट जो हैं वो रीस्टार्ट होते हैं, रीस्टार्ट होते हैं फ्रॉम जीरो। ये बात हमने डिस्कस करी थी, ध्यान है सबको? नहीं तो आ गई होगी ध्यान। यस सर। ठीक है, यानी कि हमको सिर्फ इस चैप्टर के अंदर ना टीचर को फाइनल अकाउंट्स बना के दिखाने हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूं कि रीस्टार्ट होंगे, जीरो से होंगे, ये सब हमें करके नहीं दिखाना, मगर बैक ऑफ द माइंड में पता होना चाहिए कि भाई ये होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा हाँ, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको शायद ये भी बताया था, कुछ मैं आप लोगों को बता रहा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस वाली बात, जिसके अंदर अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलूं तो उसका फॉर्मूला बनेगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। और COGS का फॉर्मूला बनता है फाइनली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये बात हमारी लास्ट क्लास में हुई थी। तो अभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ना हम इन्हीं बातों को कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। हमारा ओपनिंग स्टॉक यहां पर आएगा, परचेजेस यहां पे आएंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा, और सेल्स यहां पे आएगी। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, किसी को ध्यान है? ध्यान है किसी को? नो सर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं, सर वेजेस सैलरीज। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज ऑन परचेजेस। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हैं। सर इसका मतलब क्या है जो आपने लिखा है नीचे, मतलब जो वर्ड के सामने आपने लिखा है? क्या लिखा है? सर OCTRY।
ये मैं अभी समझा रहा हूं। बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो गुड्स के साथ डायरेक्टली, मतलब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है, ये वाली चीज। अब इनमें से एक है कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस का मतलब है, मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये हमारी फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री का गेट है हमारा, ठीक है। अब यहां से मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, फैक्ट्री के अंदर आके उनके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, और फिर फिनिश्ड गुड्स बनके वो बाहर जाएंगे, फिनिश्ड गुड्स बनके वो बाहर जाएंगे। रॉ मटेरियल अंदर आएगा, गुड्स बाहर जाएंगे बनके। अब ये जो वर्ड यूज किया है ना, कैरेज ऑन परचेजेस, इसका मतलब, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, कैरेज ऑन परचेजेस की। इसका मतलब है गुड्स को खरीदने के लिए, ओ सॉरी, गुड्स कह रहा हूं, रॉ मटेरियल को खरीद कर अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो किराया लगेगा वो भी गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा वो किराया जो रॉ मटेरियल को खरीद कर फैक्ट्री तक लाने में लगेगा, उसको कैरेज ऑन परचेजेस भी कहा जाता है, और कभी कभी उसको कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड बोलेंगे या कैरेज ऑन परचेजेस बोलेंगे, समझ में आया? यस सर। फिर मैंने यहां पर एक और नाम लिया, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी बेसिकली एक तरह से जब हम बाहर से कुछ मंगवाते हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल, कि मैंने बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगवाया, बाहर से मतलब इंडिया के बाहर से, और उसके ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी पे करी, तो वो भी गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। अब बाहर से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने चाइना से बटन्स मंगवाए, बटन्स, मान लो किसी का गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो वो उनके ऊपर कुछ बटन्स लगाते हैं, वो बटन्स इंपोर्टेड बटन्स है, किसी बाहर की कंट्री से आए हैं, तो वो बेसिकली कस्टम ड्यूटी होती है जो हम उसके ऊपर पे करते हैं, वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाती है, गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाती है। तो कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर फ्यूल, पावर एंड गैस। फ्यूल, पावर एंड गैस जो है वो बेसिकली फैक्ट्री के अंदर यूज होती है, मतलब फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उनके अंदर कई कई मशीन्स होती हैं जो डीजल से चलती हैं, मतलब उनका जनरेटर होता है, तो वहां पर फ्यूल और हाई पावर एंड गैस, इस तरह की आइटम्स फैक्ट्री में यूज होती हैं बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए, तो वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आती है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। मतलब आपको ये नाम ना याद रखने पड़ेंगे कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि मैं इनको अभी ट्रेडिंग अकाउंट में डालूंगा, ये मैं यहां डालूंगा इनको ट्रेडिंग में, ये सारे यहां डलेंगे। अभी अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, जब हम दोबारा लॉगिन करेंगे तो मैं क्वेश्चन करूंगा, मैं उससे पहले इस क्वेश्चन का बेस बना रहा हूं पूरा समझाने का, ताकि अगली बार मैं करूं तो हम फटाफट इसको डालते चले जाएं। वेजेस, वेजेस भी फैक्ट्री के लेबर्स को जो दी जाती है उनको कहते हैं, तो अगेन इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी खर्चा होगा गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा।
यानी कि ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एंड इट इज द पार्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एक यहां दिया हुआ है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय जो है वो भी टैक्स होता है जो कि बॉर्डर पे किया जाता है। बॉर्डर पे टैक्स पे करने का मतलब है, मान लो मैंने रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर से लेकिन किसी और स्टेट से मंगवाया, किसी और स्टेट से मंगवाया। जैसे मैंने हरियाणा से कोई चीज मंगवाई है जो हरियाणा से दिल्ली आ रही है, तो बॉर्डर पे टैक्स पे करना पड़ता है, उसको ऑक्ट्रॉय कहते हैं। ये भी गुड्स की कॉस्ट में ऐड होता है। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सब काम की टर्म्स हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, फिर मैं इसको वो कर रहा हूं, हटा रहा हूं, बाद में आप इसको चेक कर लेना। ये स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप पे भेज दिया है इसका। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब एक बारी इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब जो है मैं करूंगा क्या, देखो ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटीज हैं, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में इस तरफ जो है ना, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रखूंगा और इस तरफ मैं सेल्स को रखूंगा। ठीक है ना। अगर सेल्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दैट इज द केस ऑफ प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रेटर देन सेल्स तो इट इज द केस ऑफ लॉस। मतलब अगर SP माइनस CP करें और आंसर पॉजिटिव आए तो वो प्रॉफिट है, और अगर SP माइनस CP करें और आंसर नेगेटिव आए, इसका मतलब है CP बड़ी थी SP छोटी थी, तो फिर वो लॉस का केस है। समझ गए सारे? यस सर। Yes, sir. सेल्स को क्रेडिट में रखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए रेवेन्यू है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे लिए एक्सपेंस है। और हमने शुरू से एक रूल सीखा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड रेवेन्यू एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। शुरू से हम इसी लॉजिक पे चले हैं। तो एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड सारी एक्सपेंसेस की साइड है और क्रेडिट साइड इनकम की साइड है, मतलब रेवेन्यू साइड है। तो इसलिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब मैं डेबिट साइड को कॉस्ट प्राइस साइड बोलता हूं और क्रेडिट साइड को सेलिंग प्राइस साइड बोलता हूं। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बुक्स में नहीं दिया हुआ कहीं पे ऐसा, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, सबको क्लियर है? ओके Yes, sir. तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा ही, उसमें तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं अपने एंड पे जो जो पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट साथ साथ भेजता जा रहा हूं ताकि आप लोग करते वक्त बार बार वीडियो की जरूरत ना पड़े। आप इसके स्क्रीनशॉट भी दिमाग में रखना, ठीक है? तो अब ये हो गया। अब ये जितनी भी आइटम्स आपको यहां दिख रही हैं, इनमें से कुछ यहां जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी, कुछ
बैलेंस शीट में इधर जाएंगी और कुछ बैलेंस शीट में इधर जाएंगी, मतलब कुछ लायबिलिटीज में जाएंगी, कुछ असेट्स में जाएंगी, और कुछ इधर P&L के क्रेडिट में, कुछ P&L की डेबिट में, कुछ P&L की क्रेडिट में, कुछ ट्रेडिंग की डेबिट में, कुछ ट्रेडिंग की क्रेडिट में। यानी कि बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम सारी आइटम्स को कहीं ना कहीं भेजेंगे, मतलब सब आइटम्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाएंगी। ट्रायल बैलेंस एक तरह से पूरा ट्रांसफर होगा, कुछ ट्रेडिंग में, कुछ P&L में, कुछ बैलेंस शीट में। ये बात सबको क्लियर हो गई? एक भी आइटम छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है? Yes, sir. अब ये जो आइटम आपको ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, ये कौन सी आइटम्स हैं? ये कौन सी आइटम्स हैं? सर मतलब आइटम्स के? ये जो मैंने लिखा है, दीज आर दोज आइटम्स विच वर रिकॉर्डेड प्रीवियसली। ये आइटम कौन सी आइटम्स हैं? विच वर रिकॉर्डेड प्रीवियसली। क्या समझे? जिन आइटम्स को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनकी लेजर पोस्टिंग भी हो चुकी है, वही आइटम्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस में पहुंची हैं। यानी कि ट्रायल बैलेंस की हर आइटम हम रिकॉर्ड कर चुके हैं प्रीवियसली। समझ गए? Yes, sir. ये बात मैंने क्यों बोली, क्योंकि एक यहां पे आपको अलग से नीचे दिखाई दे रही है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रही है ना? Yes, sir. अब सवाल उठता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चीज है? These are those items which were not recorded previously. क्या समझे? यानी कि ये वो आइटम है जो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं। समझे? Yes, sir. बेसिकली आप लोगों के स्कूल के अंदर 2 चैप्टर कराए जाएंगे, एक फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, एक चैप्टर ये है, और एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। तो आप लोगों के स्कूल में फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कराया जा चुका है? Yes, sir. और किसी के? सर बाकी पूरा सिलेबस हो? गया। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट जब कराया गया था, तो ट्रायल बैलेंस की जो आइटम्स थी वो सिर्फ एक जगह पे ट्रांसफर हुई थी, एट वन प्लेस। लेकिन एडजस्टमेंट वाली आइटम्स 2 प्लेसेस पे ट्रांसफर होती हैं, 2 जगहों पे ट्रांसफर किया जाता है उन्हें, एक जगह पर नहीं, 2 जगहों पर। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन आर दोज इंफॉर्मेशन विच वर नॉट रिकॉर्डेड प्रीवियसली, और अगर अब आप उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हो तो यू हैव टू रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ दीज एडजस्टमेंट्स। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए हमें उन्हें कहीं डेबिट में भी डालना है और कहीं क्रेडिट में भी डालना है। समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो मेन बात ये थी कि ट्रायल बैलेंस वाली चीजों को तो हमें एक जगह पे लेके जाना है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमें 2 जगहों पे लेके जाना है। ये बात ध्यान रखना। वैसे मैं आगे भी बताऊंगा, आगे ज्यादा क्लियर होगी, पर अभी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक। इसको दिखाने के लिए मुझे ये वाली बात बतानी जरूरी थी। बताऊंगा तो मैं विद एडजस्टमेंट के साथ ही ढंग से दोबारा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो